सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज आपकी ये पहली क्लास हो रही है थर्ड ईयर के लिए। और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि थर्ड ईयर में हम लोग क्या लेने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने आपको क्लासेस ली हैं, तो आप मुझसे भली बात परिचित हैं, इसलिए परिचय की तो कोई आवश्यकता बची नहीं है। थर्ड ईयर में मैं आपको थर्ड पेपर पढ़ाने वाला हूं, और थर्ड पेपर का जो नाम है वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका ये थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर रिस्पेक्टिवली डॉक्टर श्रीपाल और डॉक्टर रेणुका अरोड़ा लेंगे। आप लोग कुल टोटल 93 स्टूडेंट्स हैं इस बीएससी थर्ड ईयर में, और आज 76 ने ज्वाइन भी किया हुआ है। सो आज मैं इस समय का उपयोग करूंगा कि आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा बताऊं, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट मैपिंग, ताकि आपकी एक तैयारी हो और आगे कैसे एग्जामिनेशन वगैरह में जाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भी ये डिबेट जारी है कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो पहले आप अपने एंड से देख लीजिए। मैं अपने एंड पे देख रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है। फाइन। ये जो पेपर है, जैसा कि सभी पेपर्स के साथ होता है, इस पेपर के भी अपने कुछ हिस्से हैं। वो आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा सिलेबस के बारे में इस पेपर के। आप में से बहुत से लोगों ने अलग से भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछा है कि किन किताबों से पढ़ा जाए, वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा। इसके अलावा रिसोर्सेज क्या हैं वो डिस्कस किया जाएगा। अदर रिसोर्सेज बुक्स के अलावा जो आप चाहते हैं। अभिनव और उत्सुमा कुछ बच्चे कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आवाज़ आ रही है। आपकी तरफ अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो देखिए, संचित ने सजेस्ट किया है, हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से कुछ कर रखा हो। ठीक है, आप उसे देख लीजिए। अदर रिसोर्सेज के अलावा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से एग्जाम होने की संभावना है इस साल। एंड देन टीचिंग मेथड क्या होगा, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा न्यूज़ सुनकर कि क्या ऑनलाइन टीचिंग ही होगी, क्लास में आने का मौका नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी हम ही लोग को कराना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, 2 साल से आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको आइडिया है ही है कि सिलेबस जो है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट काफ़ी हद तक पार्ट 1 में थर्ड पेपर में जो आपने पढ़ा है उससे कनेक्टेड है। संध्या, तुम्हारी तरफ से आवाज़ आ रही है, बेटा अपना माइक बंद करो। ओके, फर्स्ट यूनिट जंक्शन डायोड के नाम से हम इसको जानते हैं, और जंक्शन डायोड के बारे में आपने पार्ट 1 के थर्ड पेपर में डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने आपको पढ़ाया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसके पहले कि मैं कल आपकी अगली क्लास लूँ, आप थोड़ा सा एक बार जाकर रिफ्रेश हो लीजिए कि क्या आपने पढ़ा है। ये यूनिट लगभग 2 हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है वो हम कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर्स जंक्शन या सेमीकंडक्टर टू मेटल जंक्शन। आपने अभी तक शायद सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर में 2 काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर को आप ज्वाइन करके जो जंक्शन बनाते हैं, जैसे कि पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर कुछ बनाते हैं, या पी टाइप और एन टाइप और फिर पी टाइप को मिलाकर कुछ बनाते हैं। सो उन जंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इस बार हम मेटल और सेमीकंडक्टर जंक्शन के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। सो जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और जंक्शन से सबसे जो बेसिक चीज़ बनाई जाती है उसको कहते हैं जंक्शन डायोड, जिसको आप कॉमनली पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जानते हैं। इसी यूनिट का जो दूसरा हिस्सा है वो है स्पेशल पर्पस डायोड्स। पीएन जंक्शन डायोड्स के अलावा भी बहुत सारे डायोड्स बनाए गए, जिनमें से कुछ को आप पढ़ भी चुके हैं और कुछ को आप इस बार यूनिट 1 में पेपर थर्ड में पढ़ेंगे। जिसमें से आप जेनर एंड एवलांच डायोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों एक डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिसको हम लोग जेनर मैकेनिज्म और एवलांच मैकेनिज्म कहते हैं। इनके बारे में पार्ट 1 में पढ़ा है, उसके बारे में डिटेल में आज डिस्कशन होगा। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो है टनल डायोड के बारे में। थर्ड कुछ और डायोड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं पीसीडी एंड एलईडी। पीसीडी का मतलब हो गया पॉइंट कांटेक्ट डायोड,
और एलईडी, इस नाम से आप परिचित होंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इन दोनों के बारे में भी चर्चा होगी। और लास्टली, ऑल्दो ये एक डायोड तो नहीं है लेकिन इसका कुछ फंक्शन मैच करता है, इसलिए इसको भी हम स्पेशल पर्पस डायोड में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं थर्मिस्टर्स। और ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, जिसको आप कॉमनली बोलते हैं बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन होता है एमीटर और बेस के बीच में, और दूसरा जंक्शन होता है कलेक्टर और बेस के बीच में, इसलिए इसको बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके दो टाइप्स को भी आप पढ़ चुके हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। और इनको जोड़ने के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपने साथ पढ़ा है कि आप इसको 3 अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। आप बेस को कॉमन कर दें तो कॉमन बेस, एमीटर को कॉमन कर दें तो कॉमन एमीटर, और कलेक्टर को कॉमन कर दें तो कॉमन कलेक्टर। तो इन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांजिस्टर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ आपके मन में बार बार आ रही होगी कि चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, पार्ट 1 में पढ़ेंगे। यहाँ वो हर चीज़ काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, जो कि आपने पार्ट 1 में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा। इसी का एक हिस्सा है जो बिल्कुल नया है आपके लिए, वो है इक्विवेलेंट सर्किट। जो कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ेंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर, उनका एक इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जा सकता है, उसके कई रूप हैं, जिनमें से 2 को आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से एक है हाइब्रिड मॉडल और दूसरा है वाई पैरामीटर। एक जेड पैरामीटर भी होता है लेकिन वो आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है। ओके, सो नाउ द थर्ड यूनिट कंप्राइजेस एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर के बारे में मेरे ख्याल से बहुत ही थोड़ा सा आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, यहाँ हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। एक हिस्सा है लीनियर एम्पलीफायर्स के बारे में, यानी कि सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या सिंगल स्टेज कॉमन बेस एम्पलीफायर में से कौन अच्छा है और अच्छा किस आधार पे आप कहते हैं। तो जो उसके आधार हैं उनको पढ़ेंगे, जो बेसिस है जिनकी बेसिस पे आप कहते हैं कि ये वाला एम्पलीफायर वाला एम्पलीफायर से ज़्यादा बेटर है। जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं गेन। ये 3 तरह से पढ़ते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। उसका डिटेलिंग पढ़ेंगे। देन बाइसिंग का नंबर आएगा। बाइसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है सेल्फ बायस, एमिटर बायस के अलावा, वो है पोटेंशियल डिवाइडर बायस। पोटेंशियल डिवाइडर बायस के बारे में डिटेल तो पढ़ा जाएगा, बाकी भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम पोटेंशियल डिवाइडर बायस को ही पढ़ेंगे। तो 3 या 4 बायसिंग आपके सिलेबस में, ऐसा नहीं कि 3 या 4 ही होती हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपके सिलेबस में 3-4 ही है। देन हम पढ़ेंगे इसी एम्पलीफायर के गेन को, या जो उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है या जो बैंडविड्थ है, उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। उसका एक तरीका होता है फीडबैक। फीडबैक 2 तरीके से किया जा सकता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तरीका से पॉजिटिव फीडबैक और उससे बनने वाले ऑसिलेटर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ नेगेटिव फीडबैक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक जो कि पढ़ा हुआ है, तो जस्ट वी विल टच दैट। देन आता है नंबर पावर एम्पलीफायर्स का। पावर एम्पलीफायर वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, पर इसमें से 3 आपके सिलेबस में हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी। आपको बार बार लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा हिस्सा आपने पार्ट 1 में पढ़ा है, ऑल द 12th में पढ़ा है, कुछ हिस्सा यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बाकी कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और थोड़ा थोड़ा करके ही बताया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो ये जो भी बताया जा रहा है वो सब कुछ नहीं है, मतलब आप आगे की हर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो और कुछ भी इसके बारे में भी आप और कुछ आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इस यूनिट को हमने मिसलेनियस नाम दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया गया है। इस वजह से ये यूनिट बहुत लंबा हो जाता है और लास्ट में चूँकि ये यूनिट आता है तो इसको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि समय कम होता है और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है फेट। फेट का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी एक तरह के ट्रांजिस्टर है और बीजेटी से इस मामले में अलग है कि बीजेटी जो है करंट कंट्रोल ट्रांजिस्टर होता है और ये वोल्टेज कंट्रोल। हमेशा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटर माना जाता है। सो इसके 2 टाइप हैं, एक है जे फेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है मॉसफेट, मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इनसे बनता है फेट एम्पलीफायर। मॉसफेट एम्पलीफायर भी होता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। देन बारी आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट्स की। हाई वोल्टेज, हाई डीसी या
हाई एंड एप्रेटिसेस को हैंडल करने के लिए साधारण BJT इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल होती है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे पावर सप्लाईज के बारे में। आपने जब डायोड पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि इससे हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, फिर उसके आगे हम फिल्टर जोड़ते हैं ताकि इसके जो रिपल को हम रिमूव कर सकें, फिर वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट जोड़ते हैं जिससे कि उसको हम स्टेबलाइज आउटपुट प्राप्त कर सके। ये सब कुछ मिलकर एक पावर सप्लाई बनाता है। तो डिफरेंट पावर सप्लाईज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इसमें टच किया गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे बताई जाएगी। हायर क्लासेस में इसके आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन देयर आर टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इनके बारे में पढ़ा जाएगा 4th यूनिट में। एंड लास्टली इज द फोटो ट्रांजिस्टर। ये कुल मिला के आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर है। इनिशियली सिलेबस आप देख भी रहे होंगे, मैं फिर से आपको दोबारा शेयर कर दूंगा। नाउ सिलेबस के बाद नेक्स्ट चीज जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है कि हम किन किताबों से पढ़ें, तो मैंने किताबों के लिए एक टाइमलाइन क्रिएट किया है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताबों की कुल लिस्ट नहीं है, आप इनके अलावा भी और किताबों को भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में अवेलेबिलिटी के आधार पे और जिन किताबों को इस्तेमाल करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं उनके आधार पे कुछ किताबों को मैंने यहाँ संग्रहित किया। आपके पास इनके अलावा कोई दूसरी बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स बुक। कोर्स बुक का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल सिलेबस पे आधारित होती है। तो सिर्फ सिलेबस पे आधारित, वैसे तो बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन JP अग्रवाल एक काफ़ी पुराने ऑथर हैं और इनकी किताब हमें लगता है कि अच्छी है, तो JP अग्रवाल की बुक को आप देख सकते हैं। ये प्रगति पब्लिकेशन की बुक है और प्राइस भी इसका रिजनेबल है, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, जो फिजिक्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनके लिए किताब अच्छी है। लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट किन किताबों में मिल सकता है, उनको हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती। सिलेबस का तो मटेरियल मिल ही जाता है मोर और लेस, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनको कि इन बुक्स में दिया जाता है, जो पढ़ना अच्छा रहता है कॉम्पिटिटिव अगर प्रिपरेशन आपको फिजिक्स लेकर करना है। जिसमें से दो किताबें काफ़ी पुरानी और काफ़ी मशहूर बुक्स हैं, जिसमें से एक है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय VK मेहता और दूसरी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय BL थरेजा। ये दोनों किताबों को हम टेक्स्ट बुक की श्रेणी में इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि ये इंडियन ऑथर्स हैं, कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, S चांद पब्लिकेशन की बुक है और आपको समझ में भी अच्छे से आएगी। ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर जो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं वो इन किताबों को ले सकते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब ये होता है कि वो किताबें जिनसे एक्चुअली पढ़ाया जाता है। ये ठीक है कि हम आपको JP अग्रवाल भी सजेस्ट कर रहे हैं, VK मेहता भी सजेस्ट कर रहे हैं, BL थरेजा भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनमें दो किताबों का मैं नाम लूँगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय D चट्टोपाध्याय एंड PC रक्षित, चट्टोपाध्याय रक्षित के नाम से मशहूर है ये, और दूसरी किताब है बेसिक ट्रांससेंडेंट सर्किट की, NN भार्गवा, DC कुलश्रेष्ठा एंड SC गुप्ता। ऊपर आप देख पा रहे हो, तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। मैं आपको परचेज करने की सलाह तो अभी नहीं दूंगा। अगर आप जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं BSc के बाद, या फिजिक्स लेकर किसी कंपटीशन को आप बीट करना चाहते हैं, या आप MSc करना चाहते हैं, तो आपके लिए किताब अच्छी है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है और इन किताबों को डिस्कस कर सकते हैं। बट ये दोनों किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं रेफरेंस बुक्स के बारे में। तो रेफरेंस बुक में वैसे तो बहुत सी किताबों के नाम ले सकता है, लेकिन एक जिसको पढ़ना, जिसके एक समझना आपके लिए आसान होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल बाय AP मेलविनो। ये एक दुनिया में मानी हुई किताब है और एज ए रेफरेंस बुक दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाता है, AP मेलविनो, और मैं भी आपको इस किताब से पढ़ाऊँगा। ये किताब मैं खरीदने की कतई सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये किताब लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली एक किताब का मैं नाम लूँगा, और ये किताब को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंसाइक्लोपीडिया की तरह समझता हूँ, इतनी ये बेटर किताब है।
इसको हम उसके ऑथर के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट और सर्किट थ्योरी बाय नाल्स्की एंड बॉयलस्टेड। पूरा नाम तो लुइस नाल्स्की था, सॉरी है, एंड रॉबर्ट बॉयलस्टेड। हाँ, रॉबर्ट बॉयलस्टेड की जो डेथ हो गई है ना, पहले ये किताब जब हम लोग पढ़ते थे तो इसका नाम था बॉयलस्टेड नाल्स्की। बॉयलस्टेड सीनियर, और उसकी डेथ के बाद चूंकि नाल्स्की इसको रिवाइज करते हैं तो उसका नाम हो गया नाल्स्की बॉयलस्टेड। वेरी नाइस बुक, इसको आप ई लाइब्रेरी में पा सकते हैं। इससे सृष्टि की आवाज आ रही है बेटा, सृष्टि माइक ऑन कर दे रहे। अभी तक आप लोग एंट्री कर रहे हैं, फाइन। थोड़ा सा थर्ड ईयर के स्टूडेंट से मैं ज़्यादा डिसिप्लिन की उम्मीद करता हूँ। अब हम बात करते हैं अदर रिसोर्सेज, इसके अलावा क्या हो सकता है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझसे पढ़े हैं, आप जानते हैं कि बुक्स के अलावा मैं जानता हूँ मुझसे बहुत से बच्चे ऐसे जो किताबें नहीं परचेज कर सकते, तो वो काफ़ी हद तक हम पर डिपेंड है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप गूगल क्लासरूम को रेगुलर चेक कीजिए, हम आपको काफ़ी कोर्स मटेरियल के बारे में कि कौन सी चीज़ें कहाँ, इसके बारे में एक लिंक की तरीके से, एक तरीके से वो हमारा माउथ पीस है जहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं कब क्लास लेंगे, कैसे अटेंडेंस आपको देनी है। हाँ, अटेंडेंस का लिंक ओपन है और वो मेरे ख्याल से 1:40 तक ओपन रहेगा, तो इस क्लास ओवर होने के बाद भी 10 मिनट तक तो अटेंडेंस जरूर कर दें। और एक ईमेल आईडी से एक ही करें, क्योंकि एक ईमेल आईडी से आप जब एक से ज़्यादा करते हैं तो वो फिल्टर करके हटा देता है, यानी वो आपका भी हटा देगा और जिस दोस्त की आप पे आपने मेहरबानी की उसका भी हटा देगा। देखिए, एक और मैं बोलने जा रहा हूँ, इस वक्त कोई एक Redmi 5 इंटर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के नाम को मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग रिक्वेस्ट ना करें इंटर करने के लिए। ओके, आप अपने नाम और यूआईडी से ही एंट्री करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग, गूगल क्लासरूम के अलावा जहाँ पर आपको मैं अपने सभी तरह के मटेरियल्स, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो वीडियो हो या अटेंडेंस हो, सब वहाँ पे आपको मैं शेयर करूँगा। अदर स्टडी मटेरियल वहीं से प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा मेरा वेबसाइट जानते ही हैं, वेबसाइट मैंने दोबारा लिख दिया है। और थर्ड ईयर में आप वहाँ नोट्स की उम्मीद मत करिए, वहाँ नोट्स नहीं है। वहाँ पे हमारे जो लेक्चर मैं आपको लूँगा उनके पीपीटी दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली पीपीटी एक शॉर्ट में होता है। बुक्स मैंने आपको रिकमेंड किए। इस बार मैं चाहता हूँ, आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, इस बार आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, पीपीटी से आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको पहले फिगर की दिक्कत होती थी, तो जो पीपीटी है उसमें फिगर पूरे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर हम जो रोज़ क्लासेस लेंगे उनका विद इन 24 आवर्स उनका वीडियो जो है मैं यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको करना ये है कि यूट्यूब का वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कब वो अपलोड हुआ है, और वहाँ पर आप आज का लेक्चर और आगे के भी लेक्चर, इवन जो आप लैब करेंगे वो भी सब वहाँ पर अपलोड होगा। और जो है मान लीजिए कि अभी क्लास जो अटेंड नहीं कर पाए या जो दोबारा देखना चाहते हैं, वो अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सुविधा यूट्यूब की, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे क्यों चले गए इस बार। मैं इसको गूगल क्लासरूम पर भी वीडियो डाल सकता था, लेकिन कई कॉलेजेस से ये रिक्वेस्ट आई है। आप जैसे बच्चे बहुत से कॉलेजेस में पढ़ते हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो जानते हैं कि बीपीए में पढ़ाई का क्या लेवल है। और अगर आपके दोस्त हों और कॉलेजेस में तो आप वहाँ पता करिएगा, वहाँ कोई इस तरह की क्लासेस वगैरह नहीं चल रही। सो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो वो बच्चे भी उनका लाभ उठा सकेंगे। सो अगर आपके साथी अन्य कॉलेजेस में हों तो आप उनको बता सकते हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं कि अगर उससे वो पढ़ाई करें। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम देखिए, ये पेपर वैसे तो लास्ट ईयर सब्जेक्टिव था। इस साल क्या होगा, आमतौर पे होता ये कि जो पेपर 1-2 साल तक ऑब्जेक्टिव रहता है वो फिर सब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी सेकंड पेपर शायद ऑब्जेक्टिव था, ऐसा आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद इस साल के 2 साल पूरे हो गए हैं। अगर 2 साल पूरे हो गए हैं तो ये पेपर ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोरोना का दिक्कत अगर अगले एग्जामिनेशन तक बनी रही तो भी ये हो सकता है कि आपके सारे पेपर ऑब्जेक्टिव। सो अभी हम बहुत क्लियर नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के संपर्क में हैं, एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा।
इसलिए शुरुआत में हम जो भी पढ़ेंगे दोनों बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ें। तीसरी चीज़ जो इंटरनली होगी वो है कंटिन्यूस असेसमेंट। हर यूनिट में के बाद हो सकता है एक बार या दो बार, क्योंकि आपका कंटेंट काफ़ी हो सकता है, दो बार भी आपका एक टेस्ट होता रहेगा। जैसे कि पहले भी आपको याद होगा लिया गया था, उस तरीके का आपको टेस्ट लिया जाएगा। और इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि यूजीसी ने रिकमेंड किया है, इसलिए मैंने इसको लिखा कंटिन्यूस असेसमेंट, कि अगर किसी वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, सो इस बार तो काफ़ी रिस्क लेकर थर्ड ईयर को एग्ज़ाम करा दिया गया। मान लीजिए कि कंडीशन अगले साल इतनी अच्छी नहीं रहती, तो जो हम ये टेस्ट लेते रहेंगे उसके मार्क्स के आधार पर, यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी आपकी मार्किंग की जा सकती है। इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड होगा, उसमें मैनिपुलेशन आप जानते हैं हम लोग नहीं करेंगे। तो जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे वही हम यूनिवर्सिटी को देंगे। तो ये आपके प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा है, और साथ ही ये अगर स्थितियाँ अच्छी ना हुई तो वो आपके लिए फाइनल मार्क्स के तौर पे भी मिलेगा। अब अगला सवाल मैं हैंडल कर रहा हूँ कि क्या सर हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्लास में नहीं पढ़ेंगे, या क्या होगा। ऑल्दो कुछ ऐसे संभावना है कि मंडे से कॉलेज ओपन हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 9 to 12 के बच्चों के लिए निर्देश दिए हैं, मोर और लेस वैसा ही शायद निर्देश आपके लिए भी आया है कि हम 50% स्ट्रेंथ के साथ क्लास चलाएं। आपके वैसे भी एक से ज़्यादा सेक्शन है, 50% का मतलब होता है कि हम एक बार में 20 बच्चे से ज़्यादा को नहीं पढ़ा सकते। तो अगर मैं वीक में आपकी मान लीजिए 2 क्लास लेता हूँ और आप 93, या मान लीजिए कि 2-4 और बढ़ते हैं, मैं 100 एक मान लेता हूँ राउंड फिगर, तो यानी कि मैं आपको हर 5वीं बार में आपको मैं बुला पाऊँगा। यानी कि 20 को मैंने एक दिन बुलाया, फिर 20 को बुलाया, फिर 20 को बुलाया, लाइक दैट। तभी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आपको कमरों का साइज पता है। सो इस तरीके से तो कोर्स का एक यूनिट भी खत्म करना संभव नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं पढ़ना ऑफलाइन, मोस्ट वेलकम, लेकिन ऑनलाइन क्लासिंग में हम कंटिन्यू रखेंगे। सो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ हाइब्रिड सा सिस्टम हो जाए, कि हम जो अभी घर से पढ़ा रहे हैं कॉलेज से पढ़ाएंगे, जो बच्चे वहाँ कमरे में बैठ के पढ़ना चाहते हैं कमरे में बैठ के पढ़ें, और जो घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो घर से। तो ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, जब फाइनल हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। नाउ प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करें। प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्लास की तो बात हो गई। आपकी हमने अगर थर्ड ईयर की लैब कभी झाँक कर देखा होगा, बहुत छोटी सी लैब है, और एट ए टाइम इसमें 10 बच्चे भी अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब इफ वी वांट टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। और इस बार कोई ग्रुप वगैरह तो बन ही नहीं सकता, जो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता था, आपको सिंगल स्टूडेंट पर अपरेटस के हिसाब से शायद एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा। तो अगर हम 10 बच्चों के एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में बुला के कराते हैं, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। इसलिए फिलहाल जब तक लैब नहीं खुल रही है, हम आपको वर्चुअली लैब सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट का एक बढ़िया आइडिया हो जाए, और आपको शुरुआत में जो डिफिकल्टी होती है वो ना हो, आप सीधे अप्रेंटिस पे जाके एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। तो कम समय में आप एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर पाएँ। जो आप 2 या 3 बार में करते हैं, वो आप एक बार में एक एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। सो रियल लैब भी होगी, डेफिनेटली होगी, उसके बगैर तो एक्सपेरिमेंट होता नहीं है। और जब तक आपकी वर्चुअल लैब में सिखाया जा रहा है, आप उसको सीखिए। B2 की मैं लैब में खुद कराऊंगा, B1 की डॉक्टर श्रीपाल जी कराएंगे, A1 की श्रीपाल जी कराएंगे, A2 की मैं कराऊंगा, और A3 की डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे कराएंगे। सो लैब आवर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसी के साथ मैं आप सबको आने वाले सेशन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आपके मार्क्स आपके लिए डबल फोल्ड होंगे। जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे वो आपके सेकेंडरी के मार्क्स के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो आप अगर मेहनत इस बार आपने मान लीजिए कि 5% बढ़ाई, और 5% मार्क्स आपके बढ़ गए, तो 5% नहीं बढ़ेंगे बल्कि 10% बढ़ जाएंगे। ये सोच के मेहनत करिए। सो दैट्स ऑल।